अस्सलाम वालेकुम। हादी मेमोरियल हाई स्कूल और आफ्ताब एकेडमी में आपको वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम सलीम शफ़ी, आपका इंग्लिश टीचर। इन दिस लेक्चर वील डिस्कस द बेसिक आउटलाइंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मोस्टली लोगों को पता होती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी आपको। सबसे पहले तो ये हमारी जो क्लासेस हैं किस तरह से चलेंगी, क्या हमारे पास जो है इसका स्केजुअल होगा। उसके लिए सबसे जो हमारा जो आज का लेक्चर है पहला वो होगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी जो सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा कल का वो होगा टेंसेस का इंट्रोडक्शन होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके जो कीवर्ड्स होंगे वो पढ़ेंगे। जो फोर्थ लेक्चर हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव वाला। जो फिफ्थ वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये नेगेटिव पढ़ेंगे इसका। जो सेवन्थ होगा उसमें इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो ये फर्स्ट 10 लेक्चर्स की मैंने लिस्ट लिखी हुई है। इसके अलावा भी हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन ये फर्स्ट 10 है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर हमारा कौन सा है। जी, फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं तो आप उसको कैसे बोलते हैं। अगर मैं एक वर्ड बोल दूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, 2 वर्ड्स बोल दूँगा नहीं समझ आएगी। किसी भी लैंग्वेज के हम उसको कैसे पढ़ते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। हमारा जो पढ़ने का तरीका या लिखने का जो तरीका होता है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक बुक का वर्ड लिख देता हूँ तो हमारे पास ये जो मैंने वर्ड लिखा है बुक, इससे हमें ये पता है कि हम किताब की बात करें, लेकिन ये नहीं पता कि हम किताब में किस चीज़ के बारे में बात करें। किताब क्या है, किताब कहाँ पढ़ी है, किताब कैसी है, कौन सी किताब है, वो नहीं समझ में आ रही। अगर हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें इसमें मज़ीद वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे और पूरा एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा ताकि हम अगले बंदे को समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब इंग्लिश हर लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो तरीकाकार होता है, वो सेम डिफरेंट होता है। उर्दू के अंदर डिफरेंट है, यानी अगर हम बात करें उर्दू सेंटेंस की, अली, सिंपल सा सेंटेंस, अली खाना खाता है। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अली है, और खाता है ये क्या है, हमारे पास वर्ब है, और खाना हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर आई वर्ब। लेकिन अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखें तो इंग्लिश में जब इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अली ईट्स फूड। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो पहले अली आया, अली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आया, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। तो उर्दू लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखनी है, उसके बाद कौन सी चीज़ लिखनी है, उसमें ही जो ना ये हमारे पास डिफरेंस है। अगर आप उर्दू को इंग्लिश से ट्रांसलेट करके सीखना चाहेंगे या इंग्लिश को उर्दू से ट्रांसलेट करके सीखना चाहेंगे तो ये मुश्किल है। हमें इस लैंग्वेज को अलग से सीखना है, क्योंकि ना तो उर्दू लैंग्वेज इंग्लिश से बनी है, ना इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू को देख के बनाई गई है। हमारे पास दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। देखें, अगर इसमें पहले सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करें तो हम उसमें क्या करते हैं, कभी तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, कभी हम नेगेटिव बोलते हैं, कभी हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं और कभी हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव या जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, तो उसके अंदर तो हमारे पास बेसिक क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमारे पास आता है वर्ब। अब उस वर्ब को 2 पार्ट्स में हम जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसकी जगह पे हमारे पास होते हैं अदर वर्ड्स। वो अदर वर्ड्स क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ तक अगर बात की जाए तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है कि जो बंदा काम कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है काम, फिर हमारे पास आता है उस शख्स के बारे में जो उस एक्शन को, उस काम को रिसीव कर रहा है।
ठीक है, या अदर वर्ड्स, वो हमारे पास ये होता है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं, अगर हमारे पास कोई एक्शन को रिसीव करने वाला स्पेसिफिक शख्स नहीं है तो हम उसे किस में ले जाएंगे, अदर वर्ड्स में ले जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए नेगेटिव वाले की, तो नेगेटिव में आपको पता क्या आता है, हमारे पास नोट आता है, वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम तीसरा देखें, ये दोनों तो सिंपल थे, ये सबको पता थे। तीसरा वाला जो हमारे पास है वो है इंट्रोगेटिव। अब ये जो इंट्रोगेटिव है, इसके बारे में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो व्हाट विल बी योर आंसर। जी, आप में से किसी को आइडिया है कि जो हमारे पास सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को है आइडिया तो बता दीजिएगा। सवाल यह भी किया जाता है मंथली, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ये मंथली भी है। जी, आप बता रहे हैं लेकिन वो उस तरह ठीक नहीं बता रहे। फीमेल्स में से किसी को पता हो या मेल में सर आपको पता हो? सर सिंगल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल में दो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया जाता है तो क्यों? जी, अगर हम बात करें सिंगल की, तो जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप ये क्लास लेना चाहते हैं, तो आप में से कुछ का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर होगा नो। तो जिस क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्लास आप क्यों ले रहे हैं, तो फिर आप मुझे यस या नो नहीं बताएंगे, आप मुझे रीज़न बताएंगे कि इस वजह से ले रहे हैं। तो जिसके अंदर हम आंसर करते हैं सिंपल यस या नो के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव। यानी कि कहीं पे आपने लिखा होता है, लिखा देखते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज, क्या आप वर्जिश करते हैं, इसका आंसर आप क्या होता है, या तो यस होता है या क्या होता है, नो। अगर आप करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो नो। तो ये वाला जो सेंटेंस था, क्या ये सिंगल था डबल था? सिंगल, क्योंकि इसका आंसर क्या था, यस था या नो था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई डू यू टेक एक्सरसाइज, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कोई रीज़न होगी, आप कोई एक्सप्लेन करेंगे किसी बात को, आप अपना आंसर रीज़न में बताएंगे, आपका आंसर एक स्टेटमेंट होगी। तो जिसका आंसर येस में हो या नो में हो वो सिंगल, जिसका आंसर येस या नो में ना हो वो क्या होता है, डबल। दूसरी चीज़, ये वाला जो सेंटेंस होता है सिंगल वाला, ये स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि इसके स्टार्ट के अंदर हमारे पास देखें, यहाँ पे क्या आया, डू आया। डू क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये जो डबल वाला हमारे पास होता है, ये हमारे पास किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड से हमारे पास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव सिंगल और डबल का। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद अब हमने ये तो बना लिया, ये तो सिंपल है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कोई भी शख्स होता है। सब्जेक्ट अगर हम यहाँ तक अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा, उसके बाद जो ना वो आगे देखते हैं। जी, जो इसमें सेंटेंस बनाने के अंदर हमारे पास जो मैंने 3 से 4 चीज़ें लिखी हैं, उसमें मैंने पहली चीज़ लिखी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर देखें तो आप में से मोस्टली को यही पता होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। जिससे भी पूछेंगे वो हमें यही आंसर करेगा कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है सेंटेंस के अंदर जो काम कर रही होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके अलावा भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, एक तो काम करने वाला होता है, दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, whom we are talking about, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब पहली जो चीज़ जो आपको पता है वो हमारे पास क्या है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे पहले हमने पढ़ा था, अली खाना खाता है, तो यहाँ पे हमारे पास अली जो था वो क्या था, सब्जेक्ट कंसिडर किया था। क्यों कंसिडर किया था? क्योंकि अली क्या कर रहा था,
खाने का काम कर रहा था। अली क्या कर रहा था, हमारे पास एक्शन परफॉर्म कर रहा था, डूअर था। तो डू का मतलब करना और डूअर का मतलब करने वाला। अली जो है ना वो खाने का काम परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ तो उसमें आप देखेंगे कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। क्या इसमें कायदे आज़म कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है तो हम सिंपल कहेंगे कायदे आज़म। लेकिन कायदे आज़म तो कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर ये दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास आएगी कि वो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ एक तरह का नहीं होता जो काम करने वाला होता है, सिर्फ उसी को सब्जेक्ट नहीं बोलते। सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर देखें एक और सेंटेंस अगर लिखा जाए आपके पास, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, जिसके पास क्या है, कोई चीज़ है। लेकिन यहाँ पे भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे भी हम क्या शो कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, मलकियत दिखा रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्शन। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इस चीज़ को हम बोलते हैं पोजेशन। जब आप किसी चीज़ के मालिक होते हैं, यानी कोई चीज़ आपकी मलकियत में होती है या कोई चीज़ आपकी शो की जाती है। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। सब्जेक्ट के बारे में सबको क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहली स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट के अबाउट होती है वो क्या होती है, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी काम को करने वाला। दूसरा जो होता है हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वर्ब की, ये समझने के बाद अगर हम सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस का पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब। अगर उसकी बात करें तो आपके ख्याल में अगर किसी से पूछा जाए कि वर्ब क्या होता है, जी आप बताएं सर वर्ब क्या होता है, आपको आइडिया है? काम। जी सर आपको? एनी एक्शन। एनी एक्शन। जी मिस लास्ट वन, आपको पता है? काम। हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी क्या है, इनकम्प्लीट है। इसके बारे में हमें जैसे हमें सब्जेक्ट के बारे में इनकम्प्लीट पता था, इसी तरह से हमें वर्ब के बारे में भी कम पता है लेकिन पूरा नहीं पता। अब वर्ब हमारे पास ऊपर वाले सेंटेंस में अगर बात की जाए, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर पहले वाले में वर्ब क्या है हमारे पास, खाता है। दूसरे वाले में है, मतलब बानी नहीं बता, बानी तो ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वर्ब क्या है, यानी पास है। ये पूरी हमारे पास वर्ब है। पहले वाले में एक्शन था, दूसरे वाले में कोई एक्शन नहीं था, तीसरे वाले में भी कोई एक्शन नहीं था। तो हमें अगर सिर्फ एक्शन पता होगा कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड होता है, तो फिर हमारे पास वो डेफिनेशन आधी हमें पता, आधी भी नहीं पता, 30% पता है। तो अगर हम पूरी डेफिनेशन वर्ब की पढ़ना चाहते हैं तो अ वर्ड which tells us about action, state of being or possession is called वर्ब। तो यहाँ वर्ब में सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक्शन वाला नहीं, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग भी वर्ब में ऐड है और पोजेशन भी जो है वो क्या है, वर्ब के अंदर ऐड है। यानी यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं जो वर्ब होती हैं। सिर्फ काम नहीं होता, सिर्फ ये भी नहीं हो सकता और सिर्फ पोजेशन भी नहीं हो सकती। हमारे पास क्या होता है, तीनों चीज़ें वर्ब के अंदर आ सकती हैं। अब मज़ीद आगे देखा जाए अगर, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन वाले के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे खाना भी वर्ब है और है भी वर्ब है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। जो है यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो खाता है ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब कि जो असल काम किया जा रहा है, असल काम तो खाने का किया जा रहा है, ये है सिर्फ हमें क्या बताता है, टाइम बताता है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। एक एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको जाहिर सी बात है कि बंदा रिसीव भी कर रहा है आगे से,
अगर हम खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो ऐसा एक्शन भी होता है। जैसे अगर जिस पर काम हो रहा है, यानी द रिसीवर ऑफ एक्शन, यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन और ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीवर ऑफ एक्शन। अब ऑब्जेक्ट की बात करें, हमें इतना पता है कि रिसीवर ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास कुछ जो है वो डेफिशिएंसीज हैं जो हमें पता है। उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात ये ऐसे हो जाएगी, सिंपल इसके बारे में हमें ये पता है कि रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। एक चीज़ और कि मोस्टली लोग जो रिसीव के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, आई पहले लिख देते हैं और ई बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ई पहले आता है और आई बाद में आता है। इसके बाद देखिएगा रिसीवर ऑफ एक्शन के बाद अगली चीज़ कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें दो ऑब्जेक्ट आ जाए। यानी अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं हमारे पास यहाँ पे, ही गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये ही क्या है, सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन। काम देने का किसने किया है, इस ही ने किया है। काम क्या किया है, देने का। ये क्या हो गया हमारे पास, वर्ब। किसको दिया, मुझे, तो इस एक्शन को रिसीव किसने किया है, मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया सबको। ये हमारे पास जो आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या आएंगी, अदर वर्ड्स के अंदर आएंगी। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये सारा अदर वर्ड्स। इसी तरह से एक और अगर सेंटेंस लिखा जाए, ही केम टू मी टू लर्न समथिंग। वो मेरे पास आया कुछ सीखने के लिए। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो सब्जेक्ट, ये क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और टू मी, जिस ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास आ जाए प्रेपोजिशन, जिसमें पहले प्रेपोजिशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें विदाउट प्रेपोजिशन आ जाए वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसके अंदर प्रेपोजिशन के बगैर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फ़ौरन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट। और जिसमें फ़ौरन नहीं, पहले प्रेपोजिशन आएगी फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको बता दिए। उसके बाद वर्ब के बारे में बता दिया। वर्ब असल में जो हम पढ़ते हैं टेंसेज या कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसका जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब होता है। ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बताई है। अगर इसकी डिटेल में जाएँ तो वर्ब के ऊपर पूरे 2 से 3 लेक्चर्स जो है ना वो बन सकते हैं कि आपकी वर्ब जो है ना वो कैसे जो है ना वो वेरी करती है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो ये दोनों तो सेम है। यानी देखिए अगर अली है, एक सेंटेंस के अंदर अली काम कर रहा है और जैन उसको रिसीव कर रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। बेशक ये प्रेजेंट में काम कर रहे थे, बेशक पास्ट में कर रहे थे, बेशक फ्यूचर में। वेरी किसने करना है, चेंज किसने होना है, वर्ब ने। तो वर्ब ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। एक चीज़ याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बगैर में इंग्लिश का जुमला बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी बन सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। देखें हम समटाइम ऐसा बोलते हैं गो, तो अगला बंदा समझ आता है कि मुझे कहा जा रहा है कि जाएं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं यू, तो अगले बंदे को ये नहीं समझ आती कि मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ बुलाया जा रहा है। जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है वो एक वर्ड पे भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो सकता है, जिससे बात बच्चे को या किसी से भी हमने बात करनी है समझ आ जाए। जिसके अंदर हम अगर बात करें एक वर्ड की तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब अकेला भी मिलके क्या कर सकता है, पूरा एक सेंटेंस बना सकता है, उसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। लेकिन अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, ऐसे में अगर लिखूँ यू डैश और मी, तो यू डैश मी, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसके बगैर हमें सेंटेंस की सेंस नहीं मिल रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि जुमले में हम बात क्या करना चाह रहे हैं।
तो असल जो पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है हमारे पास, वर्ब है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इवन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम बगैर वर्ब के कोई भी जुमला नहीं बना सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। कल हम पढ़ेंगे टेंसेस के अबाउट कि टेंसेस के अंदर जो हमारे पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। जितना हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पता है, वो कुछ टीचर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, कुछ उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मतलब कुछ कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो एक्टिव है और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो पैसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कल समझेंगे। आज जो हमारे पास चीज़ है वो यहाँ तक थी, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।